श्री भारत पब्लिक स्कूल के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं शंकरलाल जांगिड़ आपको संस्कृत विषय के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। और संस्कृत व्याकरण की जो आधार है, जिस प्रकरण को हम पढ़ने जा रहे हैं, वह प्रकरण होगा हमारा संधि। क्या होगा? संधि। संधि के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और जो आपको समझ में आए, अच्छा लगे, वो आप अपनी बुक में नोट करते जाएं। सबसे पहले संधि जो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, संधि शब्द की व्युत्पत्ति मतलब संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सबसे पहले संधि शब्द में सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग धा धातु, धा धातु और की प्रत्यय। हमारा जो संधि शब्द है उसमें सम उपसर्ग है, धा धातु है, की प्रत्यय है। तब हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारा जो शब्द बनता है वो बनता है संधि। संधि शब्द, अब हम बात करेंगे संधि शब्द में लिंग। संधि शब्द में जो लिंग है वो होगा पुल्लिंग। संधि शब्द में पुल्लिंग है। और की प्रत्यय शब्दों से जो बनते हैं, की प्रत्यय लगने के बाद वो शब्द हमेशा किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। अब हम बात करते हैं परिभाषा की। संधि शब्द की परिभाषा। संधि कहते किसे हैं? संधि की परिभाषा है वर्णानाम संधानम। संधि हम यूं कहें, वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। संधानम जो शब्द है यानी मेल करना या जोड़ना, या हम संस्कृत में कहे द्वयो वर्णयो संधानम संधि कथ्यते। अब हमारे जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है पाणिनि की परिभाषा के अनुसार, यानी पाणिनि ने संधि के बारे में क्या बताया है। पाणिनि ने लिखा है, अपनी रचना अष्टाध्यायी में लिखी है, परः सन्निकर्ष प्रह सन्निकर्ष संहिता। याद रखना, पाणिनि ने संधि को संहिता कहा है। अपनी अष्टाध्यायी जो रचना है उस रचना में पाणिनि ने संधि को संहिता नाम दिया है। और यह भी पूछा जाता है कि संधि का दूसरा नाम क्या है। तो संधि का जो दूसरा नाम है वो है संहिता। अब हम बात करते हैं संधि के भेद। ये हमारी व्युत्पत्ति, इसमें सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय। परिभाषा फलनाम संधानम संधि, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और संहिता संधि का दूसरा नाम है जो हमें बताया है पाणिनि ने। अब हम पढ़ें संधि के भेद के बारे में कि संधि के कितने भेद हैं, या हम यूं कह सकते हैं प्रकार। संधि के मुख्यतः तीन भेद बन जाते हैं। और इसमें पहला जो भेद है वो है हमारा
संधि भी कहते हैं। दूसरा भेद है हल संधि। हल संधि, इसको हम कहेंगे व्यंजन संधि। और तीसरा जो भेद है विसर्ग संधि। तो संधि के जो भेद हैं वो है 3। इसमें पहला भेद है अच संधि, जिन्हें हम कहते हैं सवर संधि। दूसरा है हल संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो हम तीनों भेदों को हम विस्तार से पढ़ेंगे और हम जो पहला जो प्रकार है संधि का भेद है अच संधि के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अच संधि कहते किसे हैं या सवर संधि कहते किसे हैं? सवर संधि हम कह सकते हैं, यूं कह सकते हैं कि दो स्वरों के मेल को, दो स्वरों के मेल को सवर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल को सवर संधि कहते हैं। हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं और स्वर संधि के अंदर हम स्वरों के मेल के बारे में ही विस्तार से पढ़ेंगे। और ये भी ध्यान रखना कि इसको अच संधि कहते हैं। कहते क्यों है अच संधि? क्योंकि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो माहेश्वर सूत्र होते हैं 14, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जब माहेश्वर सूत्र शुरू होता है तो वो अ वर्ण से शुरू होता है और जो चौथा जो सूत्र है वो च पे खत्म होता है। यानी इन ए से शुरू लेके और च अंत तक इन 4 सूत्रों में हम पढ़ेंगे 9 स्वर वर्णों के बारे में, 9 स्वर वर्णों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और इन्हीं 9 स्वरों के ए और च के बीच में आने के कारण इसको अच संधि कहते हैं। अब हम कहें कि जो अच संधि है, स्वर संधि है, इनके कितने प्रकार हैं? अच संधि के वैसे तो 5 भेद पढ़े जाते हैं और हमारी जो पाठ्य पुस्तक है इसके अंदर हम पढ़ेंगे 8 भेद। सामान्यतः 5 भेद होते हैं और हमारी जो पाठ्य पुस्तक है इसके अंदर 8 भेद बताए गए हैं। इसमें पहला जो भेद है स्वर संधि का वो है यण स्वर संधि। दूसरा है अयादि स्वर संधि। याद रखना इन दोनों में यण और अयादि स्वर संधि में जो पूर्व पद है उस पूर्व पद में आदेश होता है। पूर्व पद में एक का आदेश होगा। वो आपको जब हम यण संधि और अयादि स्वर संधि पढ़ेंगे तब दोनों एक का आदेश किस प्रकार से होता है और पूर्व पद में किस प्रकार से होता है। तो हम बात करें तीसरा है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। चौथा जो है वर्धी स्वर संधि। पांचवा जो है वो है दीर्घ स्वर संधि।
सातवां पूर्व रूप संधि, और आठवां जो है वो है प्रकृति भाव। यण और अयादि संधि में पूर्व पद में एक आदेश होता है, और ये जो है गुण स्वर संधि से लेकर पूर्व रूप, इन पांचों में चाहे पूर्व पद हो या परपद हो, इन दोनों में एक आदेश होगा। यानी इन दोनों में से एक के स्थान पे एक वर्ण का आदेश होगा, और इसमें आदेश का अभाव है, आदेश का भाव। तो स्वर संधि के जो प्रकार हैं हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे, और वैसे तो पर रूप और पूर्व रूप हैं वो गुण स्वर संधि के अंदर ही पढ़े जाएंगे, वैसे अलग इनको बता दिया जाएगा। यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वर्ती स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि और प्रकृति भाव। अब हम इन जो अच संधि के जो प्रकार हैं इनको हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम यण स्वर संधि। यण संधि के बारे में हम अब विस्तार से पढ़ेंगे। स्वर संधि का जो पहला प्रकार है यण संधि। एक सूत्र है इको यण सी। इस सूत्र के माध्यम से हमें बताया गया कि यण स्वर संधि किस प्रकार से बनती हैं और कैसे इनके उदाहरण बनते हैं। हम यूं कहें, एक है यण अच, यानी इक वर्णों के स्थान पे हमें करने हैं यण वर्ण, तब अच स्वर परे हो, यानी अच स्वर बाद में होने चाहिए। अब देखिए हमें इक वर्ण, इक वर्ण जो है वो है ई, उ, री और लृ। दोनों ह्रस्व और दीर्घ ई दोनों हो सकते हैं एक में। मान लो ई, ई, उ, 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 री, री और दृ का कोई दीर्घ होता ही नहीं। तो इक वर्णों के स्थान पे हमें क्या करना है वो देखिए। यण हमें करने हैं, इक वर्णों के लिए हमें क्या करने हैं यण वर्ण, यानी ये, व, र और ल, ये इनकी परिभाषा हुई। स्वर बाद में होने चाहिए, और वो भी स्वर कौन से, असमान, असमान स्वर यदि इक वर्णों के बाद में होंगे तब इक वर्णों की जगह हमें य, व, र, ल यानी यण वर्ण करना होगा। अब हम पढ़ते हैं कि ई की जगह हमें यह किस प्रकार से करना है, उ की जगह व किस प्रकार से करना है, री की जगह र कैसे करना है और लृ की जगह
लय कैसे करना है। तब एक एक उदाहरण हमें विस्तार से समझना है और नोट करते जाना है। और जो भी कोई उदाहरण आपको समझ में ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ई एच यानी कोई स्वर, तब हमें करना है ये। यदि ई के बाद में अगर कोई एच स्वर है तो हमें ई की जगह क्या करना है, ये करना है। और हमने पहले पढ़ा था कि यण और अयादी में पूर्व पद का होता है, उस पूर्व पद के स्थान पे एक आदेश होता है। और अब बात वही है, पहले जो इक वर्ण ई है, इक वर्ण ई के स्थान पे हमें एक आदेश करना है, यानी इसको हटा के हमें ये का आदेश करना है। तो बात समझ में आ रही है। अब हम पढ़ते हैं उदाहरण। पहला जो उदाहरण है हमारा वो है इति प्लस 70। अब हमें देखना है कि इक वर्ण ई के बाद में असमान स्वर, यहां जो ध्वनि है, जो स्वर है वो है ई। ई है कि नहीं, ई। फिर इसके बाद में जो स्वर है, एच स्वर है, वो है ए। और ई और ए दोनों असमान स्वर हैं, तब ई और ई के बाद में ए समान है तो ई की जगह हमें क्या करना है, ये करना है। यदि पहले ई से हरिष्ट हो या दीर्घ हो तब हमें करना क्या है, ई की जगह ये करना है। समझ में आ रही बात। अब हम इसको जोड़ते हैं, ई तय हलन। तय हलन क्यों, क्योंकि हमने इस तय में से ई जो हमारे स्वर है इनको हम यहां लिखे और यहां जो शुरुआत हो रही है ए से, ये ए हो गया। ई और ए मिलके क्या बनेगा, ये, वो भी आलन। और इसके बाद में हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, अत्तर। अब हम इनको जोड़ देंगे तो हमारा संधि बनेगी वो बनेगी इत्यतर। क्या बनेगी, इत्यतर। अब आपको ध्यान रखना है कि ये सामान्यतः ये और वह, इन दोनों के जस्ट पहले वाला यदि व्यंजन वर्ण आधा है तो इसमें सामान्यतः यण संधि ही होगी। यानी ये और वह के जस्ट पहले वाला जो वर्ण है वो हलंत होगा, आधा होगा, तो सामान्यतः संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी। ये पहला उदाहरण समझिए आप, और नोट करना चाहो तो नोट करिए। अब इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 2। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, इति प्लस आदि। सेम वही बात, एक वन ई के बाद हमारा जो स्वर है आ, दोनों असमान। अगर ई इकवर्ण के बाद यदि असमान स्वर बाद में हो तो ई की जगह हमें क्या करना है, ये करना है। और तब इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा इत ये आदि। क्या हो जाएगा, इत्यादि। आपको समझ में आ रही होगी, बिल्कुल इजी इजी उदाहरण, एकदम सरल सरल से उदाहरण आपको बता रहा हूं। वैसे संधि सभी बच्चों को आती होगी, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो कुछ नियम
मैं नियम बता रहा हूँ उस नियम को आप फॉलो करते जाइए और अपने उदाहरण करते जाइए। उदाहरण नंबर 1, इति धन अतर ई ए क्या बनेंगे ये, और साथ हम जोड़ेंगे तो बनेगा इत्यतर। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण इति धन आधी, यानी ई के बाद में आ, ये तो आ है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ आ किस प्रकार आया, यानी यहाँ जो हमारा स्वर है आ, हमें एक ही आदेश करना था, एक वर्ण का आदेश होता है, यह का आदेश हो जाएगा और इस ये में से आ जो स्वर मात्रा है वो हमने इसमें जोड़ दी है, तो क्या बन गया इत्यादि। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 3। ये तो हो गए हर्ष व ई के। अब कुछ बच्चों के मन में शंका हो रही होगी कि ई हर्ष के तो हो गए, लेकिन ई जो दीर्घ है इसके किस प्रकार होंगे। तो एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3, नदी प्लस उद्गम, नदी प्लस उद्गम। यहां जो हमारा एक जो वर्ण है वो है ई, दीर्घ ई, और इसके बाद में जो असमान जो हमारा वर्ण है वो है उ। ई और उ जो दोनों मिलते हैं तब हमारा यण एक आदेश ये हो जाएगा। और उसी प्रकार जब हम इनको जोड़ेंगे नद दहरन, क्योंकि इस दह में से एक की जो मात्रा हमने यहाँ पे हमने निकाली, दह हमारा शेष रह गया, प्लस जो एक आदेश हुआ था, एक आदेश वो ये, और हमारा जो शेष शब्द बचा वो है उद्गम। तब हम इनको जोड़ेंगे तब बन जाएगा वो नद्युद्गम, नद्युद्गम। यानी जो संधि, तब हम संधि का जो उच्चारण करते हैं वो उच्चारण बिना बाधा या व्यवधान के करना ही संधि कहलाता है। नद्युद्गम, ये इनका जब हम जोड़ेंगे तब शब्द बनता है नद्युद्गम। अब एक उदाहरण और है, बहुत ही शानदार उदाहरण, कई बार परीक्षा में पूछ लिया भी जाता है। सुधी प्लस उपास्य। एक बार इनको करिए, जो मैंने आपको नियम बताए थे उस नियम के अनुसार करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको बताऊंगा अभी। चलो हो गया अब देखते हैं। इसमें तो हमारा एक वर्ण है ई, असमान स्वर उ, ई और उ क्या हो जाएगा ये का आदेश, और इसी प्रकार हम जोड़ेंगे तब हमारा शब्द जो बनता है वो बनता है शुद्ध ये उपास्य। क्या हो जाएगा शुद्ध-उपास्य। ये तो हो गई हमें संधि करना। अब हम संधि करना और संधि का विच्छेद करना ये भी तो होते हैं। ये तो हमने की थी संधि, अब आपको मैं बताता हूँ कि संधि के विच्छेद भी कैसे करने हैं। कई बार परीक्षा में पूछ जाता है कि इस शब्द का संधि विच्छेद करो, या जो हमें विच्छेद देकर पूछ सकता है कि इस शब्द की संधि बनाओ। अब एक हमारा उदाहरण है जिसका हमें संधि विच्छेद करना है, हमें संधि विच्छेद करना है। प्रत्येकम, ये जो शब्द है प्रत्येकम, इनका उच्चारण हम बिना बाधा और व्यवधान के कर देते हैं प्रत्येकम, लेकिन
जब अब इनका विच्छेद करना है तो वो किस प्रकार से हम करते हैं। अब हमें नियम के अनुसार तो पता है कि ये ई के बाद में अगर कोई असमान सौर है तो हमें यह का आदेश करना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि यह और वह यानी यह और वह इनके जस्ट पहला वाला वर्ण यानी व्यंजन आधा हो तो सामान्यतः संधि यण होगी। और हमें यह भी पता है कि ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ई की जगह हम यह का आदेश कर देते हैं। अब रही बात यह का आदेश तो है, हमें पता चल गया इसमें यह का आदेश है और तय आधा भी है, संधि कौन सी होगी, यह संधि, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं विच्छेद की। तो विच्छेद करने में हमें दिक्कत होती है, कई बच्चों को दिक्कत होती है कि ई के बाद में यानी ई के बाद में अगर कोई असमान स्वर है, असमान स्वर, तब हमें क्या करना है, ये करना है। ये बात अच्छी तरह से आपको पता है और मैंने आपको जो बताई है वो समझ में भी आई होगी। लेकिन अब हमें जो करना है, समझना है कि ई ह्रस्व होगी या ह्रस्व दीर्घ होगी। अब देखिए मैं लिख देता हूं, कुछ बच्चे तो इस प्रकार से लिखेंगे प्रति और कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि दोनों में ई है और नियम के अनुसार तो हम यही पढ़ते हैं कि ई के बाद में अगर कोई असमान स्वर है तो यह का आदेश हमें करना है। तो हमें अब याद रखना है कि जो संधि बनेगी, संधि जो बनती है वो हमेशा ही सार्थक शब्दों में संधि बनती है। और सार्थक शब्द आपको पढ़ने पड़ेंगे बार बार, जब आप इनका अध्ययन करेंगे पढ़ेंगे तब आपको याद रहने लग जाएंगे कि इसमें ई छोटी है ई बड़ी है। अब एक छोटी सी बात है कि जितने भी सारे उपसर्ग हैं, संधि में जितने भी उपसर्ग लिखे जाएंगे या पढ़े जाएंगे वो हमेशा ही सामान्यतः ह्रस्व ई में होंगे, यानी कोई भी जो उपसर्ग है वो दीर्घ में नहीं होगा। अब रही बात प्रति, हमारा क्या है, उपसर्ग यानी ई ह्रस्व। अब रही बात ये यानी ये का आदेश किस वजह से हुआ था, इस ई की वजह से हुआ। अब हमने इसमें ई जोड़ दिया, अब ये